सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है आपके सामाजिक अध्ययन विषय में, भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, फाउंडेशन ऑफ फर्स्ट एम्पायर इन इंडिया। दोस्तों, इसमें हमने सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके जितने भी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस हैं सभी को अच्छे से पढ़ने वाले हैं और आपका ये फर्स्ट चैप्टर है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से भी। तो दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझते हुए चलिएगा और क्लासेज आप लोग जरूर देख लीजिएगा। क्लासेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। आप सभी लोग को अच्छे से पता है कि मैंने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आप लोग के विषयों को पढ़ाया है और बहुत ही अच्छे से सभी विषयों को समझाया भी है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 23 से स्टार्ट है अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस। चाणक्य कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? चाणक्य या कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था, जिसको हम मेनली चाणक्य ही बुलाते हैं, और इनका वास्तविक नाम क्या था? आइए देखते हैं। चाणक्य या कौटिल्य का वास्तविक नाम था विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त इनका वास्तविक नाम था और यहाँ पर इनको चाणक्य और कौटिल्य इस तरीके के नामों से इनको संबोधित किया गया, लेकिन इनका वास्तविक नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि चाणक्य के विषय में क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम में। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है, बाणभट्ट क्यों प्रसिद्ध थे? दोस्तों, बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक एवं कादम्बरी के रचयिता होने के कारण विश्व प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रथम व अंतिम मौर्य सम्राट का नाम बताइए। दोस्तों, प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, तथा अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, गुप्त संवत कब और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? तो जो गुप्त संवत था ये चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में 319 से 320 ईसा में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है दोस्तों कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 29 है, वराहमिहिर कौन था? वराहमिहिर 5वीं से 6ठी शताब्दी के महान भारतीय गणितज्ञ एवं खगोलज्ञ थे। यानी कि ये क्या थे? ये गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों, अशोक का राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में लगभग 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था। क्वेश्चन नंबर 32 है, हर्षवर्धन द्वारा रचित किन्हीं दो नाटकों के नाम लिखिए। दोस्तों, हर्षवर्धन द्वारा रचित दो नाटक है नागानंद और प्रियदर्शिका। बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, इनको आप याद रखिएगा कि नागानंद और प्रियदर्शिका दोनों ही हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ था? दोस्तों, हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी के लगभग हुआ था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हर्षवर्धन से ही संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक कब हुआ था तथा इसकी मृत्यु किस सन में हुई? दोस्तों, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 606 ईस्वी में हुआ था तथा इसकी मृत्यु 647 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत कब आया? दोस्तों, चीनी यात्री ह्वेनसांग 629 ईस्वी में भारत आया था। तो ह्वेनसांग कहाँ का निवासी था? चीन का निवासी था। ये भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है। और इसके अलावा ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य युद्ध किस वर्ष हुआ था? दोस्तों, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के मध्य युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 है, मौर्यकालीन सिक्के क्या कहलाते थे? दोस्तों, मौर्यकालीन सिक्के पर्ण कहलाते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं, गुप्त काल के किन्हीं दो महान सम्राटकारों के नाम लिखिए। दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम एवं समुद्रगुप्त काल इस काल के यानी कि गुप्त काल के महान सम्राटकार थे या महान सम्राट थे, क्योंकि चंद्रगुप्त ने क्या किया था? इसने मौर्य वंश की स्थापना की थी, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जबकि समुद्रगुप्त ने विस्तार किया था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम?
भारत का नेपोलियन कहते हैं क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। किसने? समुद्रगुप्त ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दोस्तों गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था और मैंने इसको आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया भी है कि किस तरीके से किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम श्री गणेश करते हैं, तो श्री लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए गुप्त साम्राज्य को शुरू करने वाला कौन था? श्रीगुप्त था। क्वेश्चन नंबर 40 है, मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों मौर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। क्वेश्चन नंबर 41 है, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर कितने प्रकार के होते थे? दोस्तों मौर्य साम्राज्य में गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। संस्था, जो एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते थे, और ये संचारा क्या होते थे? देखिए ये घूम घूम कर सूचना एकत्रित करते थे। यानी कि 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे, संस्था और संचारा। एक ऐसे होते थे संस्था जो केवल एक ही स्थान पर गुप्त चीजों का पता लगाते थे, राज्य में क्या घटनाएं चल रही हैं, और संचारा क्या करते थे? पूरे राज्य में घूम करके पता लगाते थे कि कहाँ पर किसी तरह की कोई चोरी की घटना तो नहीं हो रही, किसी तरीके से कोई अपने माल में मिलावट करके तो नहीं बेच रहा, अपने सामान में मिलावट करके तो नहीं बेच रहा। तो इस तरीके से गुप्तचर होते थे, या कोई राजा के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है। इस तरीके के गुप्तचर रखे जाते थे ताकि राज्य में जो प्रजा है वो क्या सोचती है राजा के बारे में, और राजा को प्रजा के लिए क्या करना चाहिए, इसी के लिए गुप्तचर बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है, गांव पर शासन तथा न्याय कौन करता था? दोस्तों गांव पर शासन तथा न्याय ग्रामी करता था। क्वेश्चन नंबर 43 है, मौर्य काल में शिक्षा के लिए जो व्यय किया जाता था उसे क्या कहते थे? दोस्तों मौर्य काल में जो व्यय राज्य की ओर से शिक्षा के लिए किया जाता था उसे हम देव पूजा कहते थे। क्वेश्चन नंबर 44 है, बिंदुसार ने कितने वर्षों तक शासन किया था? दोस्तों पुराणों के अनुसार बिंदुसार ने 24 वर्ष तक, किंतु महावंश के अनुसार 27 वर्ष तक शासन किया था। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, उसका क्या अर्थ होता है? दोस्तों सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को ही मिला है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यूनानी लेखकों के अनुसार बिंदुसार का नाम अमित्र केटे या अमित्र घात भी कहीं कहीं मिलता है, आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, मौर्य साम्राज्य के पतन का कोई एक कारण बताइए। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण क्या था? अयोग्य उत्तराधिकारी। अशोक की मृत्यु के पश्चात कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालिशक, देववर्मा, शतधनुष और बृहद्रथ उत्तराधिकारी हुए, परंतु ये लोग मगध के शासन को सुचारू रूप से चला नहीं सके क्योंकि ये मगध पर शासन करने में अयोग्य थे। इस कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि कोई योग्य उत्तराधिकारी यानी कि कोई योग्य शासक मिला ही नहीं अशोक के बाद, इसीलिए मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 है, समुद्रगुप्त के कोई 2 चारित्रिक गुण बताइए। दोस्तों समुद्रगुप्त के 2 चारित्रिक गुण क्या है, चलिए देखते हैं। समुद्रगुप्त विश्व के प्रमुख विजेताओं में से एक था, उसने अपने छोटे राज्य को विजयों द्वारा विस्तृत कर दिया था। दूसरा है, समुद्रगुप्त एक निपुण सेना नायक था, उसमें एक कुशल सेना नायक के सभी गुण विद्यमान थे, इसीलिए स्मिथ ने उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। तो आप याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के चारित्रिक गुणों में क्या क्या शामिल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है, समुद्रगुप्त ने साम्राज्य की सत्ता कब संभाली? दोस्तों 335 ईस्वी में अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के राज को समुद्रगुप्त ने आगे विस्तार किया और लगभग 45 वर्षों तक शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 51 है, समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान से आप क्या समझते हैं? दोस्तों दक्षिणापथ का अभियान, इस अभियान की शुरुआत समुद्रगुप्त ने 346 ईस्वी में पाटलिपुत्र से की। इस अभियान में समुद्रगुप्त ने कौराल, महाकांतार, कौशल, पिष्टपुर, कोहर, एरंडपल, कांची, अवमुक्त, वेंगी, पालमक, देवराष्ट्र, कुस्थलपुर पर विजय प्राप्त की। इन राज्यों के शासकों के नाम विभिन्न स्रोतों के अनुसार क्रमशः महेंद्र, व्याघ्रराज, मंटराल, महेंद्रगिरी, स्वामीदत्त, दमन, विष्णुगोप, नीलराज, हस्तिवर्मन, उग्रसेन, कुबेर तथा धनंजय प्राप्त होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, गुप्त काल के कुछ प्रमुख करों के नाम बताइए। दोस्तों गुप्त काल के कुछ प्रमुख कर इस प्रकार थे, भाग, भोग, उद्रंग, ऊपरी कर, भूतावाद, प्रत्यय आदि। क्वेश्चन नंबर 53 है, सिंहनाद कौन था? दोस्तों सिंहनाद हर्ष की सेना का क्या था? महासेनापति
पति था। क्वेश्चन नंबर 54 है गुप्त साम्राज्य का स्थानीय प्रशासन कितने भागों में विभक्त था। दोस्तों गुप्त साम्राज्य का जो स्थानीय प्रशासन था वो 2 भागों में बटा था, नगर प्रशासन और ग्राम प्रशासन। तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 55 है गुप्त कालीन न्याय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। दोस्तों गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का समुचित प्रबंध किया गया था। आप देख सकते हैं गुप्त काल में न्यायालय के 4 वर्ग थे, राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। इस तरीके से बनाया गया था कि जिस तरीके से सबसे पहले उसको स्थानीय स्तर पर निपटाया जाए, अगर वो स्थानीय स्तर पर नहीं निपट रहा तो उसको नगरीय स्तर पर उस मामले को उठाया जाए और किस तरीके से उसको फिर लास्ट में राजा तक पहुंचाया जाए और कैसे उसको न्याय दिया जाए, इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 56 है इंडिका से आपका क्या अभिप्राय। दोस्तों इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी कि जो इंडिका है वो क्या है, आप ध्यान से देखिए, इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अब इसमें क्या चीजें लिखी गई हैं, अब आपको इसमें इसको ध्यान देना है। ये चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। यह मौर्य साम्राज्य के प्रशासन, जाति प्रणाली और भागत में गुलामी का न होना दर्शाती है। यद्यपि इसकी मूल प्रति खो चुकी है, यह पारंपरिक यूनानी लेखकों जैसे प्लूटार्क, स्ट्रैबो और आर्यन के लेखों में उदाहरणों के रूप में है। यानी कि जो इंडिका है इसमें मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के विषय में लिखा गया है, क्योंकि ये एक राजदूत था और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसने जो भी चीजें यहाँ पर देखी अपने भारत में, उसने इन सभी चीजों के बारे में अपनी बुक इंडिका में लिखा है। और यहाँ पर दोस्तों इसकी जो मूल प्रति है वो खो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 है बाणभट्ट के अनुसार वर्धन वंश का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित की पुष्यभूति को वर्धन वंश का आदि पुरुष अर्थात वर्धन वंश का जनक माना गया है। क्वेश्चन नंबर 58 है हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था। दोस्तों हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रभाकर वर्धन था, जो कि इस वंश के प्रथम शक्तिशाली राजा थे। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको समझा करके क्लास में पढ़ाया है। जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स दिए हैं उसमें आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपने सारे वंश को अच्छे से पढ़ लिया, चाहे वो मौर्य वंश हो, गुप्त वंश हो, वर्धन वंश हो, तो आपको बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इन क्वेश्चंस को समझने में। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ पढ़ते हैं। हर्ष ने किन नाटकों की रचना की थी। दोस्तों हर्ष की रचनाएं हैं प्रियदर्शिका, नागानंदा तथा रत्नावली नामक 3 नाटकों की रचना इन्होंने की थी और रत्नावली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 60 है गुप्त काल के किन्हीं 2 नक्षत्र शास्त्री वैज्ञानिकों के नाम बताइए। दोस्तों विश्व के 2 नक्षत्र शास्त्री वैज्ञानिकों के नाम है वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त। क्वेश्चन नंबर 61 है आर्यभट्ट की किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। दोस्तों आर्यभट्ट की 2 रचनाएं हैं सूर्य सिद्धांत एवं आर्यभट्टियम। क्वेश्चन नंबर 62 है ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त को किस कुल का बताया गया है। दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार ब्राह्मण ग्रंथों ने चंद्रगुप्त को निम्न कुल का बताया है, क्योंकि विष्णु पुराण के एक टीकाकार ने बताया कि चंद्रगुप्त ने निम्न कुल में जन्म लिया था। क्वेश्चन नंबर 63 है मौर्य साम्राज्य में नायक से आपका क्या तात्पर्य। दोस्तों सेना के मुख्य संचालक को नायक कहते थे। सेनापति सैन्य विभाग का महापात्य होता था, पर नायक सेना का युद्ध क्षेत्र में संचालन करता था। क्वेश्चन नंबर 64 है मौर्य साम्राज्य में दुर्ग किसे कहा जाता था। दोस्तों मौर्य साम्राज्य को नगरों से जो विविध आमदनी होती थी उसे ही हम दुर्ग कहते थे या उसे ही दुर्ग कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में जो नगरों के माध्यम से आमदनी होती थी सरकार को या उस समय के शासक को, उस समय के राजा को, उसे ही हम क्या कहते थे, दुर्ग कहते थे। क्वेश्चन नंबर 65 है मौर्य साम्राज्य में तीर्थ क्या था। दोस्तों मौर्य साम्राज्य में तीर्थ विभाग को कहा जाता था तथा यह विभाग समाहर्ता नामक अमात्य के अधीन होता था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 66 है अशोक के धर्म की कोई एक विशेषता लिखिए। दोस्तों यहाँ पर धम्म छपा है, धर्म है अहिंसा। अशोक का धर्म अहिंसा का समर्थन करता है, जिसमें सभी जीव जंतुओं की हत्या का निषेध है। इनके धर्म में जीवों पर दया करने का गुण सिखाया जाता है। दोस्तों अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उसे बहुत ही अधिक दुख पहुंचा था, इतनी सारी खून से लथपथ लाशें देख करके, इतनी सारा भीषण रक्तपात को देख करके, तो उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद कोई भी युद्ध नहीं लड़ा और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद
बौद्ध धर्म को अपना लिया था अशोक ने। तो यहाँ पर जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा कि जो बौद्ध धर्म है ये अहिंसा का समर्थन करता है। अहिंसा का मतलब किसी भी जीव जंतु को हमको मारना नहीं है, किसी भी जीव जंतु को हमें परेशान नहीं करना है, क्योंकि जीव जंतु भी हमारी तरह ही उनमें भी जीवन होता है। और इस धर्म में अहिंसा सिखाई गई जो कि अशोक को बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन थे। क्वेश्चन नंबर 68 है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? दोस्तों 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। क्वेश्चन नंबर, गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम लिखिए। दोस्तों गुप्तकालीन चित्रकला के दो केंद्रों के नाम है महाराष्ट्र और औरंगाबाद। क्वेश्चन नंबर 70 है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार खजुराहो मंदिर का निर्माण चंद्रवर्मन ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? दोस्तों भारत और चीन के बीच युद्ध 1962 में हुआ था। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कालिदास के दो ग्रंथों के नाम लिखिए। दोस्तों कालिदास एक बहुत ही अच्छे रचनाकार थे, आप सभी लोगों को पता है। कुमार संभव और रघुवंशम इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, गीत गोविंद किसकी रचना है? दोस्तों गीत गोविंद जयदेव की प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम। दोस्तों मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम इंडिका है, आप लोगों ने देखा है अभी। क्वेश्चन नंबर 75 है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। और दोस्तों बौद्ध संगीति का मतलब क्या होता है? जैसे जो बौद्ध धर्म के विद्वान होते थे वो सब एक जगह पर इकट्ठा होते थे एक राजा के दरबार में और उनके शासनकाल में, और इस तरीके से वहां पर बैठ करके वो अपने धर्म के बारे में चर्चा करते थे। किसी एक धर्म ग्रंथ की रचना भी वहां पर हो जाती थी, जिसे हम त्रिपिटक के नाम से आज जानते हैं बौद्ध धर्म में। तो इस तरीके से दोस्तों बौद्ध संगीति में उसी धर्म के विषय में विचार विमर्श होता था विद्वानों के द्वारा और उस पर कोई ना कोई निष्कर्ष निकाला जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सभी अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को अच्छे से कर लिया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे सभी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों तो लाइक कर दिया करिए और कमेंट जरूर कर दिया करिए कि आपको कितने क्वेश्चंस इसके पहले से आ रहे थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व किए होंगे। तो आगे भी आप लोग रेडी रहिए क्योंकि हम लोग ऐसे ही वीडियोस लेकर के आप लोग के लिए आने वाले हैं और लगातार ऐसे ही आप लोग अपना टेस्ट भी ले सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपकी तैयारी क्या चल रही है सेकेंड सेमेस्टर की, और इस तरीके से दोस्तों आप लोगों का कितना तैयार हो रहा है ये भी आप लोग को पता चलता रहेगा। और आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और साइड में आई बटन पर भी क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियोस अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही दोस्तों अच्छे अच्छे वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।